शिक्षक मित्रों एवं छात्र छात्राओं, आज मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के इस 10वें सेशन में एक्सक्रीटरी सिस्टम डिस्कस करने जा रहा हूं। इसके पहले हम लोग एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है पहले यह समझें। बॉडी से किसी भी चीज़ के निष्कासन को, स्वेटिंग को, स्पीटिंग को कभी कभी एक्सक्रीशन लिख दिया जाता है, लेकिन एक्सक्रीशन का वास्तविक अर्थ है बॉडी के अंदर बनने वाले नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को बाहर निकाला जाना, जिससे कि हमारे सेल, ब्लड और बॉडी फ्लूइड का एक नियंत्रित आंतरिक रासायनिक वातावरण मेंटेन किया जा सके। हमारे शरीर में अमीनो एसिड्स के डीएमाइनेशन से काफ़ी मात्रा में अमोनिया निकलते रहता है, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक और हमारे नर्वस सिस्टम के लिए विषैला यानी न्यूरोटॉक्सिक सब्सटेंस है। बहुत छोटा गैस होने के कारण यह किसी भी टिश्यू में आसानी से चला जाता है, हाईली डिफ्यूजिबल है, पानी में यह हाईली सॉल्युबल है और पानी में घुलकर यह अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जो एक अल्कली है। इसके कारण सेल, ब्लड और बॉडी फ्लूइड का पीएच बढ़कर 10 तक हो सकता है, जो हमारे आंतरिक वातावरण के लिए काफ़ी खतरनाक है। हमारे अधिकांश इंटरनल ऑर्गन का पीएच 7.5 के आसपास नियंत्रित रहता है। अगर यह पीएच बढ़कर 10 तक चला जाता है तो आप ये समझ लीजिए कि हमारे अंदर के अधिकांश एंजाइम काम करना बंद कर देंगे, जो हमारे शरीर के लिए एक खतरनाक स्थिति होगी, जानलेवा स्थिति होगी। इसलिए हमारे शरीर में बनने वाले अमोनिया को तुरंत निष्कासित कर देना या अमोनिया को किसी दूसरे कम खतरनाक, कम जहरीले नाइट्रोजिनस कंपाउंड में बदल देना और फिर उसका शरीर से निष्कासन कर देना, यही एक्सक्रीशन का मुख्य उद्देश्य है। फ्रेश वाटर में रहने वाले प्रोटोजोआ, स्पॉन्जेज, हाइड्रा, मछलियाँ और मेढक के टैडपोल लार्वा अपने सेल की सतह से, बॉडी के सरफेस से या गिल्स की सतह से अमोनिया का सीधे निष्कासन करते रहते हैं। लेकिन एडल्ट एम्फीबियंस में, मेढकों में और सभी स्तनधारियों में अमोनिया को यूरिया में बदल दिया जाता है। अधिकांश इंसेक्ट्स में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में और अंडे देने वाले मैमल, जिसे मोनोट्रीम्स या प्रोटोथेरिया कहा जाता है, इन सभी में यूरिक एसिड का निर्माण होता है। बर्ड्स में यूरिक एसिड के साथ साथ ऑर्निथिन और गुआनिन का भी एक्सक्रीशन होता है, जबकि एक्सक्रीशन के लिए गुआनिन एक तरह का प्यूरिन है, वह उचित सब्सटेंस नहीं है। स्पाइडर्स मुख्य रूप से गुआनिन का ही एक्सक्रीशन करते हैं। यह यूरिक एसिड और गुआनिन दोनों प्यूरिन से संबंधित कंपाउंड्स हैं। समुद्र में रहने वाली मछलियाँ
समुद्र के खारे जल के अनुसार अपने ब्लड और बॉडी का ओस्मोटिक प्रेशर नियंत्रित करने के लिए यूरिया रख लिया करते हैं। यूरिया का उनमें रिटेंशन हो जाता है और उसके बदले ये ट्राईमिथाइल एमाइन ऑक्साइड का एक्सक्रीशन करते हैं। तो इस तरह से अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड और ट्राईमिथाइल एमाइन ऑक्साइड ये प्रमुख एक्सक्रीटरी मेटाबोलाइट्स हैं। अब जो एनिमल अमोनिया का एक्सक्रीशन करता है उसे अमोनियोटेलिक, जो यूरिया का एक्सक्रीशन करता है उसे यूरियोटेलिक और जो यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करता है उसे यूरिकोटेलिक कहा जाता है। हमारे शरीर में चाहे अमोनिया कहीं भी बने, अंततः वह लीवर में आता है जहां कार्बन डाइऑक्साइड से जुटकर यह कार्बामोइल फॉस्फेट बनाता है और उसके बाद आर्जिनिन, ऑर्निथिन, यूरिया साइकिल, जिसकी खोज क्रेब्स हेंसलेट ने 1930 में किया था, उसके माध्यम से ये यूरिया का निर्माण करते हैं। इस डायग्राम में सबसे ऊपर की ओर कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया की प्रतिक्रिया से कार्बामोइल फॉस्फेट बनते हुए दिखलाया गया है। बाद में ऑर्निथिन, फिर उससे सिट्रुलिन और सिट्रुलिन में एस्पार्टिक एसिड के जुटने से आर्जिनिनो सक्सिनेट का निर्माण होता है। यह आर्जिनो सक्सिनेट टूटकर आर्जिनिन बनाता है और आर्जिनिन से यूरिया की उत्पत्ति होती है। यूरिया में 2 अमीनो ग्रुप है, उसमें एक फ्री अमोनिया से और दूसरा आर्जिनिन से प्राप्त होता है। अब जैसे कि प्रोटोजोआ में सेल की सतह से अमोनिया का, स्पॉन्जेज और सिलेंट्रेटा में बॉडी की सतह से अमोनिया का निष्कासन होता है, लेकिन फ्लैटवर्म में फ्लेम सेल्स नामक विशेष प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं जो ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन है। राउंड वर्म में रिनेट सेल्स पाए जाते हैं। 3-4 रिनेट सेल मिलकर एच आकार के एक्सक्रीटरी सिस्टम का निर्माण करते हैं। एनेलिडा में अधिक विकसित नेफ्रीडिया का निर्माण हुआ, लेकिन आर्थ्रोपोडा में नेफ्रीडिया नहीं पाया जाता है। इनकी जगह पर मालपीजियन ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं और खासकर क्रस्टेशिया में कॉक्सल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड पाए जाते हैं। ये ग्रीन ग्लैंड मोलस्का में भी पाए जाते हैं, लेकिन प्रोटोकॉर्डेटा में थोड़ा मॉडिफाइड होकर नेफ्रीडिया से या फ्लेम सेल के मॉडिफिकेशन के रूप में सोलेनोसाइट्स पाए जाते हैं। वर्टिब्रेट्स में नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं जो किडनी के अंदर ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन या यूनिट ऑफ एक्सक्रीशन बनाते हैं। अब हम लोग मनुष्य में एक्सक्रीटरी सिस्टम का अध्ययन करें। एक्सक्रीटरी सिस्टम का सेंट्रल पार्ट एक जोड़ा किडनी है जो हार्ट से आने वाले डॉर्सल एओर्टा के दोनों ओर एब्डोमेन में लगा रहता है। यह देखने में गाढ़ा लाल लगता है क्योंकि इसमें काफ़ी मात्रा में ब्लड सप्लाई होते रहता है। तो रीनल आर्टरी के द्वारा इसमें ब्लड आता है और
फिल्ट्रेशन के बाद रीनल वेन के द्वारा यह ब्लड वापस लौटता है जो पोस्टेरियर वेन में जाकर जुड़ जाता है। प्रत्येक किडनी के अंदर वाले भाग में एक गड्ढा सा बना रहता है जिसे हाइलस कहते हैं। इसी हाइलस में रीनल आर्टरी और रीनल वेन जुटे रहते हैं और यहीं पर से यूरेटर्स यानी यूरिन को बाहर ले जाने वाली नली मूत्रवाहिनी नली का निर्माण होता है। इस डायग्राम में आप आर्टरी और वेन का कनेक्शन और किडनी से निकलने वाले यूरेटर्स को भी देख सकते हैं। बाईं ओर के किडनी में आपको अंदर आर्टरी और वेन इन सभी के ब्रांचेज दिखलाए गए हैं। अब किडनी का आकार लगभग 13 सेंटीमीटर लंबा और 6 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। बाईं ओर का किडनी थोड़ा बड़ा होता है, आधा या 1 सेंटीमीटर बड़ा होता है। दाहिने वाले किडनी थोड़े छोटे होते हैं। अगर हम किडनी के भार का अनुमान लगावें तो मेल में इसका भार लगभग 300 ग्राम और फीमेल में लगभग 250 ग्राम होता है। अगर किडनी को बगल से अंदर की ओर काट दिया जाए, सेजाइटल सेक्शन में काट कर देखा जाए तो इसके अंदर के एनाटॉमी का पता चलता है। मालपिजाई नाम के वैज्ञानिक ने, जिन्हें हम फादर ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहते हैं, 1668 में पहली बार उन्होंने किडनी की आंतरिक रचना बताया। उन्होंने किडनी के बाहरी हिस्से को कॉर्टेक्स, अंदर वाले हिस्से को मेडुला नाम दिया। कॉर्टेक्स में गोल गोल दाने की तरह मालपीजन कॉर्पसल्स नजर आते हैं। बाद में आप देखेंगे कि यह कॉर्पसल वास्तव में बोमेन्स कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस नाम के ब्लड कैपिलरीज के गुच्छे के कारण बनता है। मेडुला में नेफ्रॉन की नली एक बार मुड़कर 3 समानांतर नलियों का निर्माण करती है, जिससे ये धारीदार नजर आते हैं। यह देखिए सेजाइटल सेक्शन है बाईं ओर के किडनी का। इसमें आप स्पष्ट देख सकते हैं कि अंदर कई सारे अलग अलग लोब्स बने हुए हैं। प्रत्येक से एक मोटी नली यानी माइनर कैलिक्स बाहर निकलता है, जो आपस में जुटकर मेजर कैलिक्स बनाता है और ये सभी मेजर कैलिक्स पेल्विस में खुलते हैं और पेल्विस से यूरेटर की उत्पत्ति होती है। दोनों किडनी को एक साथ शामिल करके देखें तो इसका निर्माण लगभग 2 लाख नेफ्रॉन्स से होता है। इन नेफ्रॉन्स को यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल भी कहा जाता है। ये अंदर से बाहर की ओर रेडियली अरेंज्ड होते हैं। सबसे अंदर कॉर्टेक्स की ओर इनसे बोमेन्स कैप्सूल बनता है, जिसमें ब्लड कैपिलरी का गुच्छा यानी ग्लोमेरुलस पाया जाता है। उसके बाद मेडुला में आकर ये मुड़कर लूप ऑफ हेनले बनाते हैं, जिसका एक डिसेंडिंग और एक असेंडिंग लिम्ब बन जाता है। असेंडिंग लिम्ब और डिसेंडिंग लिम्ब दोनों ही के ऊपर मुड़ी हुई नलियां पाई जाती हैं। असेंडिंग लिम्ब के पहले डिसेंडिंग लिम्ब है और लूप है, तो बोमेन्स कैप्सूल और डिसेंडिंग लिम्ब के बीच प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी बनता है और कलेक्टिंग डक्ट तथा असेंडिंग लिम्ब के बीच डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल या डिसेंडिंग लिम्ब बनता है।
इस डायग्राम में आप स्पष्ट देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल बना, यहाँ डिस्टल, यह नीचे आने वाला डिसेंडिंग लिम्फ, ऊपर जाने वाला एसेंडिंग लिम्फ और तब यहाँ कलेक्टिंग डक्ट है। बोमेंस कैप्सूल के पीछे एक छोटा सा नेक भी होता है। अब इस लंबी नली के लूप ऑफ हेनले के निर्माण के कारण 3 समानांतर नलियां बन जाती है, डिसेंडिंग, एसेंडिंग और कलेक्टिंग डक्ट। इन तीनों में रक्त का प्रवाह विपरीत दिशा में होता है, यानी काउंटर फ्लो होता है। इस डायग्राम में सिर्फ एक बोमेंस कैप्सूल दिखलाया गया है, जिसमें बाहर की ओर से यहाँ बोमेंस कैप्सूल की दीवार है और अंदर ये कैपिलरी है, यानी ग्लोमेरुलस है। इसका सेक्शन काटते हैं तो यहाँ पर आपको बोमेंस कैप्सूल का पतला सा एपिथेलियम दिखाई पड़ता है और अंदर कैपिलरी का पतला पतला एपिथेलियम है, जिसके कारण कि ब्लड का फिल्ट्रेशन आसानी से हो सकता है। अलग अलग नेफ्रॉन्स के कलेक्टिंग डक्ट के अंतिम हिस्से थोड़े पतले होकर डक्ट ऑफ बेलिनी बनाते हैं, जो एक दूसरे से जुड़ते हुए मोटी नली और मोटी नली, काफ़ी मोटी नली, इस तरह से कलेक्टिंग डक्ट का इस तरह का अरेंजमेंट बनता है जैसे कि एक पेड़ के मुख्य तना से कई शाखाएं और प्रत्येक शाखाएं से और भी कई सारी शाखाएं उत्पन्न होती हैं। यह नीचे चौड़ा और ऊपर पतला होता है, इसलिए इसे पिरामिड भी कहा जाता है। ये सभी पिरामिड पहले माइनर कैलिक्स का निर्माण करेंगे, फिर माइनर कैलिक्स आपस में मिलकर मेजर कैलिक्स का निर्माण करेंगे और अंततः ये सभी पेल्विस में खुलेंगे, जहाँ से कि यूरिन को लेकर यूरेटर बाहर यूरिनरी ब्लैडर की ओर जाएगा। माइनर और मेजर कैलिक्स के बीच के खाली जगह में कनेक्टिव टिश्यू भरा रहता है, जो लंबे लंबे स्तंभ की तरह दिखाई पड़ता है, तो इन्हें कॉलम ऑफ बर्टीनी कहा जाता है। यहाँ फिर एक नेफ्रॉन दिखलाया गया है और किस तरह से कलेक्टिंग डक्ट एक दूसरे से जुड़ते हुए मोटी यूरिनरी डक्ट का निर्माण करते हैं, यानी पिरामिड का निर्माण करते हैं, यह भी दिखलाया गया है। इस डायग्राम में अलग अलग हिस्से में सेल की बनावट दिखलाई गई है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बोमेंस कैप्सूल के नीचे नेक रीजन है, जहां आप बहुत महीन महीन, यानी यहाँ आप देख रहे हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स माइक्रोविलाई बने हुए हैं। माइक्रोविलाई के समूह से एक ब्रश बॉर्डर बन गया है। इस ब्रश बॉर्डर के कारण अवशोषक सतह का क्षेत्रफल काफ़ी बढ़ जाता है, तो फिल्ट्रेट में पाए जाने वाले काम वाले यूजफुल सब्सटेंसेज का इस हिस्से में मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हो सकता है। ग्लूकोज और अमीनो एसिड इस हिस्से में लगभग पूरी तरह से रीअब्जॉर्ब हो जाया करते हैं। किडनी के अंदर डॉर्सल एओर्टा का ब्रांच यानी रीनल आर्टरी जब प्रवेश करता है तो वह कई सारे इंटरलोबर आर्टरीज में बदल जाता है। फिर इन इंटरलोबर आर्टरीज से आर्कुएट आर्टरीज का निर्माण होता है और इन आर्कुएट आर्टरीज से अफरेंट रीनल आर्टरी का निर्माण होता है।
ये अफरेंट रीनल आर्टरीज ग्लोमेरुलस बनाते हैं, वहाँ से बाहर निकलकर ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बनाते हैं, फिर ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज आपस में जुड़ते हुए वेन्स का निर्माण करते हैं। ये पहले इंटरलोबुलर वेन्स, फिर आर्कुएट वेन्स, फिर इंटरलोबर वेन्स और अंततः ये रीनल वेन के रूप में बाहर निकलकर पोस्टेरियर वेना कैवा या पोस्टेरियर वेन में जुट जाते हैं। अफरेंट आर्टरी के अगल बगल और उसकी दीवार में जुटकर विशेष प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स कहते हैं। इन सेल्स के द्वारा रेनिन नाम का एंजाइम उत्पन्न होता है। यह सोडियम के अवशोषण में मदद करेगा। इसकी क्रिया आप अगले सेशन में पढ़ेंगे जब हम लोग यूरिन के निर्माण की क्रिया का अध्ययन करेंगे। दोनों किडनी से एक एक यूरेटर बाहर निकलते हैं जिसकी लंबाई आमतौर से 25 से 30 सेंटीमीटर यानी 10 से 12 इंच होते हैं। ये लंबे मस्कुलर डक्ट्स हैं जो थोड़ा थोड़ा यूरिन किडनी से लेकर यूरिनरी ब्लैडर में प्रति 10 सेकेंड के गैप पर भेजते रहते हैं। इनमें एक तरह से पेरिस्टालसिस की तरह या धड़कन जैसी क्रिया होती है जिसके लिए इनके पास अपने अलग से पेसमेकर सिस्टम पाए जाते हैं। ये दोनों यूरेटर पेल्विक रीजन को पार कर जहाँ इलियक आर्टरीज होते हैं उनके बगल से गुजरते हुए यूरिनरी ब्लैडर के पिछले हिस्से में ऊपर की ओर आकर जुड़ जाते हैं। यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर के जंक्शन पर यूरेटेरो वेसिकल वाल्व पाए जाते हैं जो यूरिन को वापस किडनी की ओर जाने से रोकते हैं। फीमेल में यूरेटर मीजोमेट्रियम की दीवार में घुसते हुए और तब फिर पीछे की ओर लौटकर यूरिनरी ब्लैडर में आकर जुड़ जाया करता है। यहाँ भी यूरेटेरो वेसिकल वाल्व्स पाए जाते हैं। अब यूरिनरी ब्लैडर में हर 10 सेकेंड पर वेव उत्पन्न हो रहा है जिसके द्वारा यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में थोड़ा थोड़ा यूरिन बहते हुए आता है। कभी भी किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में लगातार यूरिन प्रवाहित होकर नहीं आता है। हमारे यूरिनरी ब्लैडर में आमतौर से 300 मिलीलीटर तक यूरिन जमा होता है, लेकिन 150 से 160 मिलीलीटर यूरिन जमा होते ही हमें प्रेशर की अनुभूति होने लगती है। 300 मिलीलीटर तक आते आते यह प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है। यूरिनरी ब्लैडर एक फैलने वाला बैग है। हम काफ़ी प्रयास करके अगर यूरिन डिस्चार्ज नहीं करें, रोके रहें, तो यह मैक्सिमम 600 ml तक बड़ा हो सकता है। लेकिन इतना वॉल्यूम होने के बाद इसे अपनी इच्छा से संभालना मुश्किल हो जाता है और हर हाल में हमें यूरिन डिस्चार्ज करना पड़ता है। जब यूरिनरी ब्लैडर भरने लगता है
तो इसकी दीवार में पाए जाने वाले प्रेशर रिसेप्टर सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और इनके कारण यूरेथ्रा के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह के वाल्व्स धीरे धीरे लूज होने लगते हैं और यूरिन डिस्चार्ज हो सकता है। ये इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर यानी वाल्व्स नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होते हैं। हाइपोगैस्ट्रिक नर्व और पेल्विक नर्व इन्हें नियंत्रित करते हैं। ये मोटे तौर पर ऐच्छिक मांसपेशियों से बने हैं, यानी हम इन्हें रोक कर बंद करके रख सकते हैं, लेकिन अधिक प्रेशर होने पर इन्हें बंद कर रखना मुश्किल हो जाता है। यूरिन के निकलने की क्रिया को मिक्चुरेशन कहा जाता है। आमतौर से 150 ml यूरिन जमा होने पर यूरिन डिस्चार्ज करने की इच्छा होती है और 300 ml होते होते अक्सर लोग इसे डिस्चार्ज कर देते हैं। अधिक मात्रा में यूरिन को रोक के रखना बुरा प्रभाव डालता है। इससे किडनी पर भी एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। तो इस प्रकार आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम की रचना पढ़ी। अब अगले सेशन में हम लोग एक नेफ्रॉन के रचना को दोहराकर पढ़ेंगे और यह देखेंगे कि किस प्रकार यह यूरिन के निर्माण में, फिल्ट्रेशन के बाद रीएब्जॉर्प्शन में मदद करता है, जिससे कि हाईली कंडेंस्ड फिल्ट्रेट यूरिन के रूप में निर्मित होता है। थैंक यू वेरी मच।